हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 पेपर 2। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। रीजन विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतरक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो ये बता रहा है बच्चों की विकासात्मक दरों में भिन्नताएं होती हैं, ये बात सही है। और उनमें जो अंतर होता है वो आनुवंशिक और अनुभव जो होते हैं उसकी वजह से उन दोनों के बीच की अंतरक्रिया है। तो ये दोनों बात सही है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। अभिकथन है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन प्याजे और लेवार्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। ये बात सही है कि संज्ञानात्मक विकास को लेकर जीन प्याजे और लेवार्स्की दोनों के जो सोच थी, उनका जो दृष्टिकोण था वो अलग था। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। ये भी ठीक है कि खोज अधिगम जो होता है उसमें शिक्षक अवसर प्रदान करेगा और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं बनना है। कोऑर्डिनेशन मतलब ये इसका रीज़न करेक्ट नहीं दे रहा है। तो ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। जो बच्चे शुरुआत वर्ष में उनको अच्छा सा माहौल नहीं मिल पाता, अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता, तो उन्हें बाद में परेशानी आती है। तो ऑप्शन 1 भाषा का विकास पूरी तरह अनुवांशिकी पर निर्भर है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशील होता है। या फिर भाषा का विकास का एक संवेदनशील काल होता है। ये बिल्कुल सही है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है जिसमें अच्छे से भाषा सीखी जा सकती है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। या फिर केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर कि सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेवार्स्की का मानना क्या है। लेवार्स्की क्या मानते थे। लेवार्स्की एक सामाजिक उनका मतलब था कि कैसे बच्चा समाज से सीखता है, ये उनका पर्सपेक्टिव था। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा प्रकृति में असंतित थे। यह आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, या फिर सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, या सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो उन्होंने सीधे सामाजिक से बताया था कि सोशल से जो कुछ भी होता है सोशल से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 प्याजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। प्याजे की 4 विभिन्न अवस्थाएं थी। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, या उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, या फिर बच्चों को जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं, या बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर निर्भर या पैटर्नों का नेतृत्व करती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के विकास की सभी पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा निम्नलिखित में से कौन सी जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है लिमिटेशन। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारणों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते। मतलब संस्कृति और सामाजिक के कारकों को उन्होंने उन दोनों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा उन्होंने क्या आलोचना की है। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, या फिर विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, या नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए, या फिर वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करने के लिए। तो उन्होंने सिंपल सी बात है, उन्होंने नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों, समावेशी जो शिक्षा है उसमें क्या शामिल है? सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम? नहीं। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण या वर्गीकरण? नहीं। पृथक्करण और वर्गीकरण तो हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यवसाय शिक्षा प्रदान करना? नहीं। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन? बिल्कुल सही बात है कि व्यक्तिगत अंतर देखना है बच्चों में, उसके हिसाब से हमें अपने जो हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें चेंजेस करने हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान होती है जबकि डैश में भिन्न होती हैं। तो संवर्धन गतिवर्धन में, या संशोधन समायोजन, या गतिवर्धन संवर्धन, और या फिर समायोजन संशोधन? तो देखो इसका आंसर होगा समायोजन और संशोधन। मतलब समावेशन के संदर्भ में जो पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षा है वो समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में क्या होगी? भिन्न होगी। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें क्या होगा कि बच्चे अधिक प्रश्न नहीं पूछते, नहीं तो होगा ही नहीं। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो सी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, या फिर बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, या फिर ऑप्शन सी, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलाप्ति परीक्षण की ही एकमात्र साधन है, या बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? किसने की आलोचना और प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, लेवाइस्की, हार्वर्ड गार्डनर, या चार्ल्स स्पेयरमैन? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा प्रश्न बच्चों को समालोचना व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जो आपके शहर में पानी कहाँ से आता है, कुल कितने राज्य हैं, और मानचित्र में क्या स्थिति है, इन सब के सवाल सेम रहेंगे। तो इसमें बच्चों को अपनी रचनात्मक चिंतन लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी के बचाव में इन सब में बच्चे अपनी अलग अलग, अपनी सोच के हिसाब से, अपने चिंतन के हिसाब से अलग अलग आंसर देंगे। तो ये हमारा हो गया रचनात्मक चिंतन का अच्छा प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका है? जो समालोचनात्मक चिंतन है उसमें प्रमाण की क्या भूमिका है? प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक है, या व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि देना, या फिर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, या विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना, या विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्य के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश करना? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बी, कि प्रोत्साहन करना है उनको कि वो खुद से चिंतन करें और अपनी प्रगति के लिए मूल्यांकन करें, ना कि उनको ग्रेड देनी है, ना कि उनको याद कराना है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब कथन है, शिक्षक को विद्यार्थियों में विशेष जातियां समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये बात सही है कि रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए शिक्षकों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इसका रीजन है कि शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य है, विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ए और आर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब है सेम 18, अभिकथन और कारण। अभिकथन है कि प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित
आमंत्रित करती हैं। तो इसका कारण है कि लैंगिक अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिकृत नहीं होता। तो ये गलत है। पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो लैंगिक अंतर है वो जन्मजात नहीं होता बल्कि समाज के माध्यम से अधिकृत होता है। तो ए सही हो जाएगा, परंतु आज जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान, या जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, या जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनको जेंडर भूमिका कहते हैं और ये बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जा सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। श्रवणवादिता के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, श्रवणवादिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सही बात है। सभी श्रवणवादिता वाले बच्चों को सम्मत करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की क्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं है। श्रवणवादिता हमेशा कान की ही किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि श्रवणवादिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो विद्यार्थी जो पठन वैकल्पिक से जूझ रहे हैं उनको कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है? उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनियोजित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, या फिर प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। तो डी करेक्ट हो जाएगा कि उनको प्रणालीगत ध्वन्यात्मक परीक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला मतलब ए वाला कि समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने के लिए तेज गति, और सी और डी गलत हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य का अंतर बताइए। तो महारत लक्ष्य वो होता है, महारत मतलब मास्टर, और प्रदर्शन मतलब जो हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, अच्छे नंबर पाने के लिए करते हैं, वो तो हो जाएगा प्रदर्शन लक्ष्य। और जो हम अपने अंदर से हमारे ये आती है कि नहीं हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने, या किसी चीज़ में हमें खुद से सुधार करना है, या कोई कौशल अपनाना है, तो महारत लक्ष्य होता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने के या फिर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है। अब नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, ज्ञान व्यक्तिपरक है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में ज्ञान की रचना करते हैं, या प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुलवादी और बहुविधि होता है। तो कौन सा संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सही नहीं है? तो सही ये नहीं है कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बोध आधारित शिक्षक का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता, या फिर शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षार्थी कम जानते हैं, ऐसा भी नहीं है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि उनकी क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान ही केंद्रित करना किए बिना वो पूरा नहीं कर सकते। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26।
अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप में, या फिर पहले उस पर चर्चा करे जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, या फिर पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए, या फिर पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करे और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर प्रदान करे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पहले तर्क करना है और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर उनकी चर्चा करनी है और फिर विचारों को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसको कहकर कि समस्या को सुलझाना छोड़ दो, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने को हतोत्साहित करने पर, या फिर उसे उत्तर प्रदान करने पर। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे। ये करेक्ट हो जाएगा कि उसे मंथन करना है, विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। किस पर केंद्रित होता है? सजा पर, सरगर्मी पर नहीं, या सहकारी अधिगम पर प्रतिस्पर्धा करके, या फिर अनुबंधन या पुनर्वन नहीं, सहकारी अधिगम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कथन दे रखा है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। ओके। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पनाओं को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरणों विद्यार्थियों को भ्रमित करते नहीं। ऐसी बात नहीं है कि अगर हमें दोनों चीज़ों से सीखने में आसानी होती है, उदाहरण से भी और गैर उदाहरण से भी। तो फर्स्ट वाला तो करेक्ट हो जाएगा, ए तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आर क्या है, वो गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा है? आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से आती है, जो इनर मोटिवेशन होता है। तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए नहीं, अगर हम शिक्षक को प्रभावित करेंगे तो ये अंदर से नहीं आ रही है तो बाहर ही है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए ये भी बाहर ही है। पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाहर ही है। लेकिन व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, ये इनर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने किए हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 की CDP। थैंक यू।